बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने एसएलओ स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम बायो की डिफरेंट फील्ड्स को डिफाइन कर रहे हैं और साथ एग्जांपल्स भी मेंशन कर रहे हैं। आज जो फील्ड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी जो है ये आपके पास स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम है और जो साइंटिस्ट इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं इन्हें हम इम्यूनोलॉजिस्ट का नाम देते हैं। इम्यून सिस्टम क्या करता है? ये आपकी बॉडी को डिफेंड करता है बाहर से आने वाली चीजों से। ठीक है, जो चीज आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है, आपका इम्यून सिस्टम उसको एज ए एनिमी कंसिडर करता है और जब वो उसको एज ए एनिमी डिटेक्ट करता है तो इसका काम उसके अगेंस्ट फाइट ऑफ करना होता है। ठीक है, ये उससे लड़ता है। क्या करेगा, कैसे काम करेगा कि ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा डिफरेंट डिजीजेस से। एग्जाम्पल मैंने ली है कि लेट्स से हमारी बॉडी में वायरस सेंटर हो गया है। ठीक है, इम्यून सिस्टम इस वायरस को डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट कैसे करेगा कि इम्यून सिस्टम कहेगा कि ये जो चीज आपकी बॉडी में आई है ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, ये इन्वेडर है, हमला आवर है, बाहर से आई है, इसने हमला किया है। अब इसको अगर फाइट ऑफ करना है, इसके खिलाफ लड़ना है, तो आपका इम्यून सिस्टम कुछ प्रोटीन्स बनाएगा। इम्यून सिस्टम जो प्रोटीन्स बनाता है इन्हें हम एंटीबॉडीज का नाम देते हैं। ये एंटीबॉडीज जो हैं ये जाके वायरस को डिटेक्ट करती हैं। एक दफा जब एंटीबॉडीज ने वायरस को डिटेक्ट कर लिया, अब आपके इम्यून सिस्टम के लिए इसके साथ लड़ना, इसको खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना आसान हो जाएगा। छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, अगर किसी ने 6, 7, 8 में जब इम्यून सिस्टम से रिलेटेड पढ़ा तो उसने कुछ एडवांस इस पे रिसर्च की हो या टीचर से पूछा हो इम्यून सिस्टम में क्या कुछ आता है, कोई बता सकता है इसके कंपोनेंट्स? बेसिक कंपोनेंट्स, 2-3 बेसिक कंपोनेंट्स क्या है इम्यून सिस्टम के? या कौन से मेन सेल्स हैं जो इम्यून सिस्टम करवा रहे हैं? एनी आइडिया? सर एंटीबॉडीज होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और क्या होता है, थाइमस होता है शायद। ओके, प्लाज्मा सेल्स भी होते हैं। प्लाज्मा सेल्स भी होते हैं। गुड, सभी अपनी अपनी जगह ठीक बता रहे हो। देखो, जो थाइमस है ये ग्लैंड है। इस ग्लैंड का काम एक खास तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स को मैच्योर करना है। बोन मैरो लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, बोन मैरो जो है वहां से व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। स्प्लीन जो है वो भी इन्वॉल्व है। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो 2 मेजर सेल्स हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इम्यूनिटी में। एक को हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स और जो आपके पास सेकंड कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स। अब इनमें से जो सेल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ये आपने याद रखना है, वो है बी लिम्फोसाइट्स। जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस या और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होता है तो इम्यून सिस्टम में जो बी सेल्स होते हैं ना, ये एक्टिवेट होते हैं। ये जब एक्टिवेट होते हैं तो ये एक और तरह के सेल्स बनाते हैं। बी सेल्स जो सेल्स बनाते हैं उन्हें हम प्लाज्मा सेल्स कहते हैं। जो अभी आई थिंक अभिया ने कहा कि बी सेल प्लाज्मा सेल बनाएंगे। ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये फिर आगे से एंटीबॉडीज बनाते हैं और ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं? इनका काम सिंपली ये होता है कि जो भी वायरस या बैक्टीरिया बाहर से हमारी बॉडी में आया है, अब देखो ये एक सेल, अगर बैक्टीरिया है तो ये एक सेल है, अगर ये वायरस है तो ये सेल से भी छोटा स्ट्रक्चर है, ऐसा ही है। अब हमारी बॉडी क्या है? अगर हम टेक्निकली देखें तो हमारी बॉडी भी तो सेल्स ही है ना, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पड़े हुए हैं। आपके इम्यून सिस्टम को कैसे पता लगेगा जी कि वो जो बाहर से एक सेल लाया है वो इतने बड़े सेल्स में, इतनी बड़ी तादाद में जो बॉडी के सेल्स हैं उसमें कहां पड़ा है? आपके इम्यून सिस्टम ने उसे
सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। जब तक वो उसे आइडेंटिफाई नहीं करेगा तब तक वो उसको किल नहीं कर सकता। अब ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी के, और उनमें कहीं पे ये बाहर से आने वाला वायरस या बैक्टीरिया मौजूद है। तो आप खुद देखो ये कितना हार्ड टास्क है। जैसे हम कहते हैं मुहावरतन के समुंदर में सुई तलाश करना मुश्किल काम है। कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को, इम्यून सिस्टम को बाहर से आने वाले वायरस या बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने में मदद दे। वो फिर क्या है? बी सेल। बी लिम्फोसाइट्स ने प्लाज्मा सेल्स और प्लाज्मा सेल्स ने एंटीबॉडीज बनानी। ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं कि आपकी बॉडी में जो भी बैक्टीरिया या वायरस आया है ये जाके उसके साथ अटैच हो जाती है उसकी सरफेस पे। अब हमारे इम्यून सिस्टम में टी लिम्फोसाइट्स भी हैं। अब ये टी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये बॉडी में मूव कर रहे हैं और तलाश कर रहे हैं उस वायरस को जो बॉडी में एंटर हुआ है। अब बॉडी में आपके नॉर्मल सेल्स भी हैं। अब जैसे ही ये टी सेल्स मूव करते करते इस वायरस के साथ आमने सामने होते हैं ना, तो इन्हें फौरन पता लग जाता है कि ये बॉडी का सेल नहीं है, ये बाहर से आया हुआ सेल है। कैसे पता लगता है? इस वायरस के साथ एंटीबॉडी आके अटैच होगी। वो जो वायरस की सरफेस पे एंटीबॉडी आके अटैच हुई है ना, इसने टी लिम्फोसाइट्स को इस वायरस को डिटेक्ट करने में आसान कर दिया। अब ये टी लिम्फोसाइट इस वायरस को पहचानेगा और आके इसको किल करेगा। तो इस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो फाइट करता है डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ। दो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, बहुत से सेल्स होते हैं, ये इम्यून सिस्टम बहुत वास्ट है। बेसिक हम कहते हैं कि दो सेल्स हैं, और उनमें से फिर एक सेल जो है वो एंटीबॉडी बना रहा है, और दूसरा सेल जो है उस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है जब वो एंटीबॉडी किसी वायरस या बैक्टीरिया की सरफेस पे अटैच हो जाती है। तो इस तरह हमारा इम्यून सिस्टम हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है। आगे हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब हम बायो में पढ़ेंगे तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। एक, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर क्या है, और दूसरी चीज कि वो जो स्ट्रक्चर है वो काम क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। ठीक है, क्या काम कर रहा है और कैसे कर रहा है। अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हो, उन्हें समझने की कोशिश करते हो, तो आप ये स्टडी मॉर्फोलॉजी में करते हो। मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी शक्लो सूरत, फॉर्म्स कैसी हैं, दिखने में बनावट के लिहाज से कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, यह आपके पास आती है मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी में जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने जा रहे हो तो आप लोग खुद देखोगे कि हम दो तरह से स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर सकते हैं। एक तो हम स्ट्रक्चर्स को सिर्फ बाहर से स्टडी करें, हम उसकी जाहरी हालत देखें कि ये स्ट्रक्चर है कैसा, बना कैसा हुआ है, इसके फीचर्स कैसे हैं। ठीक है, आप ह्यूमंस को देखो, एनिमल्स को देखो, प्लांट्स को देखो। अब आप इन तीन डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे हो और आप सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ही स्टडी कर रहे हो तो आपको बहुत वाज़ेह डिफरेंस मिलेगा। तो हम मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देखेंगे, लेकिन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी पढ़ें। जब तक आपको इन डेप्थ नहीं पता लगेगा कि ये स्ट्रक्चर अंदर से कैसा बना हुआ है, आप इसके फंक्शंस को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं, हम मॉर्फोलॉजी की ब्रांच को डिवाइड कर देते हैं फर्दर टू ब्रांचेस में। अगर तो हम सिर्फ एक्सटर्नली स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे हैं, इंटरनली नहीं पढ़ रहे, तो हम उसे कह देते हैं कि ये आपके पास एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। और अगर आप स्ट्रक्चर्स को इंटरनली पढ़ रहे हो तो आप उसे इंटरनल मॉर्फोलॉजी या फिर एनाटॉमी कहते हैं। हमारी अगली ब्रांच एनाटॉमी ही है। एनाटॉमी क्या है? जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स को डिटेल से अंदर से पढ़ते हो, ना सिर्फ बाहर से। ठीक है, और जब आप बाहर से पढ़ रहे हो
तो आप उसे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या बाज का हम सिंपल मॉर्फोलॉजी भी कह देते हैं। ठीक हो गया। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हम डिफरेंट बर्ड्स को जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमें इनकी बीक शेप में बहुत वैरायटी मिलती है। कभी ऑब्जर्व किए अपनी सराउंडिंग के अंदर जो हम बर्ड्स देखते हैं, जिसमें आपके पास चिड़िया है, तोता है, कबूतर है, चील है, कौवा है, ये जो आपके पास हमारी सराउंडिंग में डिफरेंट तरह के बर्ड्स हैं, कभी ऑब्जर्व करना इनकी बीक शेप को। अब आप बीक की शेप को देख रहे हो तो आप सिर्फ जाहरी तौर पे देख रहे हो कि इनकी शेप कैसी है, और वो शेप ऐसी ही क्यों है। ठीक है ना। स्पैरो को अगर देख रहे हो तो इसकी बीक देखो कितनी बारीक सी है, लेकिन आप इमेजिन करो पैरट को, तो आप देखोगे पैरट की जो बीक है वो बड़ी थिक होती है, मोटी, चौड़ी, मजबूत। ऐसा क्यों होता है? ठीक है। तो आप अगर तो देखना चाह रहे हो कि जो डिफरेंट बर्ड्स हैं इनकी बीक्स किस तरह से इवॉल्व हुई हैं, क्यों इनकी बीक्स में इतनी वैरायटी है, तो आप मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो। और डिटेल में अगर हम देखें तो हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। मजे की बात यह है कि आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो आपको आइडिया होगा कि ये जो बर्ड्स की बीक है ना, ये इनकी डाइट के अकॉर्डिंग होती है। ये किस तरह की खुराक खाते हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी बीक शेप होती है। देखो, स्पैरो ने क्या करना है, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स को खाएगी जो कि इतने सख्त नहीं है, हार्ड नहीं है, या छोटे छोटे दाने खाएगी, जैसे हम देखते हैं बाजरा खाती है। अब वो जो इंसेक्ट्स हैं या बाजरा है, ये इतना हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो अपनी नैरो थिन बीक से भी उसको इजीली ब्रेक कर सकती है, इनगल्फ कर सकती है। अब जरा पैरट को इमेजिन करो कि जो पैरट है वो आपके पास कुदरती तौर पे अगर हम उसका माहौल देखें, जहां जंगलात में वो रहता है, वो फलों को खाता है, उसके बीज तोड़ के खाता है। और वो जो बीड्स हैं, ठीक है, सीड्स हैं, नट्स हैं, वो बहुत हार्ड होते हैं। और उस हार्ड स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए फिर आप देखते हो कि जो पैरट की बीक है उसकी शेप भी उसी के अकॉर्डिंग होती है, थिक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। अब जरा आप इमेजिन करोगे अपने सराउंडिंग में तो आपको ये चीज और बेहतर रियलाइज होगी कि जो बर्ड्स की बीक शेप है वो किस तरह रिलेट कर रही है उनके डाइट हैबिट के साथ। क्लियर है? इरफान साहब, आप यहां पे वो हार्ट वाला स्ट्रक्चर भी एक साइड पे ओपन कर दें ताकि हम इन्हें साथ साथ दिखाएं। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी मैंने आपको अभी बताया कि एनाटॉमी हमारे पास जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी का नाम। ठीक है। नूर, अनफाल, अनीक, जो भी बच्चों बायो का है, अपना माइक ऑन ही रखें, बल्कि कैमरा ऑन रखें। अब एनाटॉमी में जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं तो हम उसमें फोकस करेंगे कि हमारे पास जो ऑर्गन्स हैं ये किस तरह के टिश्यूज के बने होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है। और जब हम टिश्यू पे फोकस कर रहे हैं तो हम देखेंगे टिश्यूज का स्ट्रक्चर कैसा है और टिश्यू में किस किस्म के सेल्स हैं जो अरेंज होकर टिश्यू बना रहे हैं। और वो साइंटिस्ट जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करता है, इन्हें हम या उसे एनाटॉमिस्ट का नाम देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कल बात की कि एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियो से, जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से स्टार्ट होकर फिर आगे एक कंप्लीट फीटस और बेबी की शक्ल में हो रही है। और इस सारे प्रोसेस के अंदर आपके पास न्यू ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं। तो अगर आप किसी भी एक स्ट्रक्चर को ले लो, आप कहते हो मैं किसी एक स्ट्रक्चर को डिटेल स्टडी करना चाहता हूं, तो आप असल में एनाटॉमी कर रहे हो, आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को एग्जामिन करो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो आपके पास ये एग्जाम्पल एनाटॉमी की आएगी। मैंने एग्जाम्पल ली है कि लेट्स से आप ही में से कोई स्टूडेंट है और वो ये तजस्सुस रखता है, जानना चाहता है कि जो हार्ट है इसके कितने चैम्बर्स हैं, और वो चैम्बर्स
किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं। ठीक है, तो आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो, यहां पे देखो 3D इमेज से इसको अंडरस्टैंड करते हैं एनिमेशन की मदद से। ये आपके पास हार्ट है। अब सर आपने मुझे बताना है, ये देखो मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बताने लगा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये हमारी चेस्ट कैविटी में पड़ा हुआ है, ठीक है, और सराउंडिंग में इसके पास लंग्स हैं। ठीक हो गया, मैं मजीद फोकस करता हूं। मुझे नजर आ रहा है कि ये जो हार्ट है ना, ये रफली राउंडेड है या थोड़ा सा एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, देख रहे हो। इसका जो लोअर पार्ट है वो जरा ज्यादा थिक है, और इसका जो अपर पार्ट है वो कंपैरेटिवली इतना एक्सटेंडेड नहीं है, फैला हुआ नहीं है। ये जो सारे फीचर्स हैं जो मुझे बाहर से ही नजर आ रहे हैं, ये देखो कि इसके अंदर डिफरेंट तरह की ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड लेकर जा रही हैं, ठीक है, और कुछ ब्लड वेसल्स हैं जिन्हें हम एओर्टा कहते हैं, वो ब्लड इसमें से लेकर आ रही हैं। किस तरह से आप देखो इसकी सराउंडिंग में ब्लड वेसल्स हैं और उनमें से आपके पास कैपिलरीज आई हुई हैं। मुझे बताओ, अगर आप हार्ट को इस तरह से स्टडी कर रहे हो तो ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आएगा या एनाटॉमी में आएगा? टाइप कर दो इजीली। मैंने अभी तक आपको हार्ट की जो डिस्क्रिप्शन बताई है ये क्या थी, एनाटॉमी या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी? हाँ जी इनफाल। सर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। गुड। अब मैं चाहता हूं मैं हार्ट के स्ट्रक्चर को डिटेल देखूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हार्ट को डायसेक्ट करना पड़ेगा। डायसेक्ट करके इंटरनली मुझे अच्छे से उसे देखना पड़ेगा, जहां मुझे आइडिया होगा कि हार्ट जो है इसके तो 4 चैम्बर्स हैं, 4 पोर्शन बने हुए हैं, 2 ऊपर की तरफ हैं, ठीक है, और 2 आपके पास नीचे की तरफ है, एट्रियम और वेंट्रिकल, ठीक है। मजीद इसमें अगर आप देखो तो आपके पास और भी स्ट्रक्चर्स हैं, वॉल्स मौजूद हैं जो कि इन चैम्बर्स को एक दूसरे से अलग करते हैं। हम लोग ग्रेड 10 में इसको डिटेल पढ़ेंगे। अब अगर मैं इंटरनली देख रहा हूं इसके स्ट्रक्चर को, जहां मुझे इसके चैम्बर्स नजर आ रहे हैं, वॉल्स नजर आ रहे हैं, तो मैं यहां पे एनाटॉमी की स्टडी कर रहा हूं। मैं हार्ट की इंटरनल एनाटॉमी को स्टडी कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारा काम यहीं तक था जो हमारी टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन कैसे ये चीज हो रही है ये देखो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। देख रहे हो एक साइड पे ब्लू फ्लूइड मूव कर रहे हैं और दूसरे हाफ पे रेड फ्लूइड मूव कर रहे हैं। ये आपके पास ब्लड है, एक तरफ आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और दूसरी तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। किसी बच्चे को पता है कि हमारी हार्ट की किस साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और किस साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है? एनी आइडिया, लेफ्ट और राइट में से? जोहा, किस साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और किस साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है? सर लेफ्ट साइड पे आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट साइड पे ऑक्सीजनेटेड। हाँ जी अबीहा, नूर, अनफाल, किसी को इख्तलाफ हो? ठीक कहा है, बोलो बीहा। सर मुझे समझ नहीं आ रही कि सामने आपकी डायग्राम है कि कौन सी राइट होगी कौन सी लेफ्ट। तो डायग्राम को छोड़ दो, इमेजिन करो आपके पास भी अल्लाह ने एक दिल दिया है, इमेजिन। सर शायद जो इसकी रेड साइड है वहां पे डीऑक्सीडेटेड और जो लेफ्ट है वो ऑक्सीडेटेड। तो जोहा ने क्या कहा था? यही कहा था जी सर। कि ऑपोजिट कहा था? पता नहीं। सुना ही नहीं ध्यान से। हाँ जी इनफाल, इन दोनों ने ऑपोजिट बातें की हैं, कौन ठीक है इनमें से? सर मेरे ख्याल में जोहा सही है। और क्या कहा था उसने? किस साइड पे ऑक्सीजनेटेड है और किस साइड पे डीऑक्सीजनेटेड है?
सर राइट में ऑक्सीजनेटेड है और लेफ्ट में डीऑक्सीजनेटेड है। अबीहा ने इसके ऑपोजिट कहा है ना। यस सर। चलो माशाल्लाह, जोहा और इनफाल दोनों गलत हैं, अबीहा इज राइट। ठीक है, कि आपकी जो लेफ्ट साइड है वहां पे ऑक्सीजनेटेड और राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये तो पता है ना, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा, ऑक्सीजन की कम होती है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहां पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है। ऐसा कैसे होता है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। वापस आते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। आगे हमारे पास है हिस्टोलॉजी। देखो हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, मैंने स्ट्रक्चर को बाहर से भी अंडरस्टैंड कर लिया और इंटरनली भी देख लिया एनाटॉमी के अंदर। अब मैं डिटेल में जाके टिश्यू को स्टडी करना चाह रहा हूं। उसकी वजह यह है कि जो मेरा बेसिक यूनिट है ना बॉडी का, सेल, वो जब भी ऑर्गेनाइज होता है तो वो ऑर्गेनाइज होके बॉडी में टिश्यू बना रहा है। अब मैं सेल्स को और सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि टिश्यू लेवल है, इसको अच्छे से समझना चाहता हूं। जब तक मुझे ये चीज समझ नहीं ना आएगी, मुझे सेल का स्ट्रक्चर और बॉडी का स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा। अगर मैंने एनाटॉमी को सही से अंडरस्टैंड करना है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही क्यों है, वो इस तरह से डेवलप क्यों हुआ है, तो मुझे डेप्थ में जाके टिश्यू और सेल्स पढ़ने पड़ेंगे। जब मैं माइक्रोस्कोप की मदद से टिश्यूज और सेल्स को पढ़ रहा हूं तो मैं असल में हिस्टोलॉजी को पढ़ रहा हूं, स्टडी ऑफ टिश्यूज। ठीक है, और मैं क्या हूं, हिस्टोलॉजिस्ट हूं, जिसमें मैं टिश्यूज का स्ट्रक्चर पढ़ रहा हूं। स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा कि किस तरह के सेल्स हैं जो अरेंज होकर टिश्यू बना रहे हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें मैं देखूंगा कि ये सेल्स टिश्यू में काम क्या कर रहे हैं। जब मुझे यह पता लग जाएगा कि टिश्यू में सेल्स काम क्या कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे यह पता लग जाएगा कि ये टिश्यू क्या काम कर रहा है। तो हिस्टोलॉजिस्ट टिश्यू का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन अंडरस्टैंड करता है ताकि हमें एनाटॉमी समझने में मदद हो। जब हम एनाटॉमी समझ लेंगे फिर हमें बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने में भी आसानी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, लेट्स से आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, आप उसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू कई तरह के हैं। हमारी बॉडी में जो एडिपोज टिश्यूज हैं, फैट टिश्यूज हैं, ये भी कनेक्टिव टिश्यू की ही टाइप है। हमारा ब्लड जो है ये भी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। इसी तरह हमारी बोन्स जो है ये भी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। लेकिन अगर आप इन्हें देखोगे तो आपको इन तीनों टाइप्स में बहुत वाजिया फर्क नजर आएगा। ठीक है, एडिपोज और ब्लड सॉफ्ट है, जबकि बोन आपके पास बहुत हार्ड टिश्यू है। लेकिन कंपोजिशन वाइज देख रहे हैं तो बेसिक कंपोजिशन सेम है, कनेक्टिव टिश्यू। कौन कौन से टिश्यूज पड़े हुए हैं एनिमल्स में, कुछ 3-4 कोई इंपॉर्टेंट टिश्यूज के नाम बताओ जो आपने पढ़े थे ग्रेड 7-8 में, जो बेसिक टिश्यूज हैं हमारी बॉडी के, जैसे कनेक्टिव टिश्यू है। और ये राठी रोहित, ये कौन है जी, बायो की स्टूडेंट है। सर मसल टिश्यूज। गुड, मसल टिश्यू। और एक और टिश्यू भी है, चलो एक और बता दो। नर्वस टिश्यू। गुड, नर्वस टिश्यू, जिससे सोच रहे हो, बोल रहे हो। किसके? एपिथेलियल टिश्यू। गुड, वेरी गुड, एपिथेलियल टिश्यू। 4 बेसिक टिश्यूज हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस और ये आपके पास कनेक्टिव। रोहित, आप ग्रेड 11 के हो या 9 के हो? आज फर्स्ट टाइम आए हो आप? सर ग्रेड 11 का हूँ, पर वो जस्ट मेरा फ्रेंड साथ बैठा है, वो ले रहा है 9th की। आप बायो के हो कि मैथ के हो? क्योंकि बायो। आप बायो के हो? यस। ठीक है, चलो आप 11th में आना, उसमें भी। चलिए जी, हमारे पास ये 4 बेसिक टिश्यूज हैं जो
हमारी बॉडी को बना रहे हैं, इन्हीं की आगे वैरायटी है। ये देखो किस तरह से ये सब कुछ लिंक हो रहा है। आपने एनाटॉमी पढ़ ली, स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर लिया, साथ ही साथ आपने डिटेल स्टडी के लिए टिश्यूज को भी पढ़ लिया। अब जब आपको टिश्यूज का और बॉडी के स्ट्रक्चर्स का आइडिया हो गया है, अब हम आते हैं फंक्शन की तरफ। जब आप बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस को स्टडी करते हैं कि बॉडी का कौन सा पार्ट क्या फंक्शन कर रहा है, इसे आप कहते हो फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी में फंक्शन अंडरस्टैंड तभी होते हैं जब आपको मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में स्ट्रक्चर की समझ आ चुकी होती है, ठीक है। और जो फिजियोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें हम फिजियोलॉजिस्ट का नाम देते हैं। क्या कर रहे हैं? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगेन मैंने हार्ट की ही एग्जांपल दी है ताकि हम कनेक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकें। अगर आप हार्ट का फंक्शन पढ़ते हो तो आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो। और आप इसमें क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि हार्ट ब्लड को पंप कैसे कर रहा है। एनिमेशन पे आइएगा। अब वो जो आपने देखा था ब्लू और रेड पार्ट, ये असल में डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ब्लड आता है पहले एट्रियम के अंदर, लेफ्ट और राइट एट्रियम के अंदर। ये एट्रियम करते हैं कंट्रैक्ट। जब ये एट्रियम कंट्रैक्ट करते हैं तो आप देखोगे कि इनकी कंट्रैक्शन की वजह से ब्लड आ रहा है नीचे वेंट्रिकल्स के पास, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकल्स ब्लड के साथ फिल हो जाते हैं, अब आप देखोगे ये कंट्रैक्ट करेंगे। जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लड को अपने साथ अटैच वेसल में पास करेंगे। राइट साइड से ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ ताकि वहां उसकी ऑक्सीजनेशन हो, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करे। और लेफ्ट साइड से ब्लड आएगा एओर्टा में और एओर्टा से जाएगा पूरी बॉडी के सेल्स तक ताकि सेल्स को इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जा सके। तो ये जब आपने हार्ट का फंक्शन देखा कि किस तरह से हार्ट के किस चैम्बर ने क्या काम किया, तब जाके हार्ट से जो ब्लड है वो दो डिफरेंट सर्कुलेशंस की तरफ गया, एक लंग्स की तरफ और एक बॉडी पार्ट्स की तरफ। ये आपके पास है फिजियोलॉजी। अंडरस्टैंड? टेक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट है, हर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कुछ डेफिनेशन हमारे पास ऐसी आ जाती हैं जो बच्चे बड़ा इजीली अंडरस्टैंड करते हैं और पिक कर लेते हैं। एग्जामिनर ने तो पूछना ही पूछना है। कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चे के लिए थोड़ा सा ड्राई होता है, उसको लगता है कि शायद इसको रट्टा लगाना पड़ रहा है, वो एग्जामिनर अक्सर पूछ लेते हैं। तो आप लोगों ने हर डेफिनेशन पे एम्फोसिस करना है। कुछ डेफिनेशंस पे मैं स्पेशल फोकस दूंगा कि इनको स्पेशल ध्यान देना है। उन्हीं में से एक है टेक्सोनॉमी, ठीक है। हर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, किसी दो का भी डिफरेंस पूछ सकता है। जैसे अभी आपने देखा है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, किसी दो में भी डिफरेंस पूछ लेगा, तो दोनों को आना जरूरी है। अब टेक्सोनॉमी क्या है? इट इज स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम जब ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, अरेंज करते हैं, तो इसे हम टेक्सोनॉमी का नाम देते हैं। हमें जरूरत क्यों पड़ती है? हमें जरूरत इसलिए पड़ती है कि आपके पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, इनमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब जब इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आपने उनका स्ट्रक्चर पढ़ना है, उनका फंक्शन पढ़ना है, अगर आप एक एक करके हर दफा एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करोगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। हां, आप ये जरूर कर सकते हो कि जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हो तो आप देखोगे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो आपस में एक दूसरे से सिमिलैरिटीज ज्यादा रखते होंगे और कुछ जो होंगे वो डिफरेंस ज्यादा रखते होंगे। हम सिंपली ये करेंगे कि जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटीज ज्यादा है ना, हम उनका एक अलग ग्रुप बनाते जाएंगे, जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैंने एक ग्रुप में से किसी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना हो तो मुझे आइडिया हो जाए कि इस ऑर्गेनिज्म में जो जो खसूसियात है ना, इसके बाकी ग्रुप मेंबर्स में भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि आपके पास बर्ड्स आ जाते हैं, अब बर्ड्स एनिमल्स में ही आते हैं। अब अगर आप बर्ड्स में से कोई एक टिपिकल बर्ड लेते हो बर्ड ग्रुप में से और आप उसके कुछ फीचर पढ़ते हो, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि एक परिंदे के जो खसूसियात हैं, फीचर्स हैं, वो उसकी बाकी मेंबर्स जो हैं उस ग्रुप के, उनमें भी यही फीचर्स होंगे।
हमें कैसे पता लगा? क्योंकि हमने ऑलरेडी एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज की बेस पे क्लासिफाई कर लिया था, जिससे हमें एक ऑर्गेनिज्म पढ़ने से उस जैसे और ऑर्गेनिजम्स की खसूसियात का पता लग गया। और इसका क्या फायदा होता है? साइंटिस्ट जो हैं वो आए दिन नए ऑर्गेनिज्म, नई स्पीशीज आइडेंटिफाई करते रहते हैं। अब जब आपने एक नया ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई किया है तो आपको पहले से मौजूद ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करने में आसानी हो जाती है। वो जो नई स्पीशीज है वो जिस भी मौजूदा ऑर्गेनिज्म के साथ मिल रही होती है, हम आसानी से उसे उस ग्रुप के अंदर फिट कर देते हैं। तो हमें न्यू स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने में भी टेक्सोनॉमी हेल्प करती है। ठीक है, किस बेस पे क्लासिफाई करते हैं मैं बता चुका हूं, शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलैरिटीज की बेस पे। एग्जाम्पल वो हमसे ले रहा है कि लेट्स से हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं न्यू प्लांट्स और एनिमल्स को, और हम इन्हें रिलेट करते हैं कि ये पहले से मौजूद दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पीशीज हैं, ये उनके साथ किस तरह से सिमिलैरिटीज या डिफरेंस रखते हैं, और उसी बेस पे हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं। टाइम हमारा हो गया है क्लास का। 2 डेफिनेशन हैं, इन्हें हम कल पढ़ेंगे। और साथ ही बच्चों मैंने आपसे ये वर्कशीट आपको मिल चुकी होगी, आप क्यूआर कोड स्कैन करो, या आपके साथ अगर यूट्यूब का लिंक भी आ गया है तो वहां पे ये सब कुछ अटैच है। आपने एडवांस में इस वर्कशीट के साथ एक क्वेश्चन बैंक भी है, वो करके आना है, ताकि कल जब मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करूं तो आपकी पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, जहां जो गलती करे उसे फौरन करेक्शन हो जाए, ना कि सिर्फ मैं ही बोलता रहूं और आप सुनते रहो। तो ये कल हमने ये काम करना है कि इसको वाइंड अप करके क्वेश्चन आंसर पे फोकस करना है कि एग्जामिनर इन एसएलओज में से किस तरह क्वेश्चन बना के आपको पूछ सकता है, जो कि हमारा मेन मकसद है यहां पे।